हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 6 चैप्टर 7। आज की चैप्टर का नाम है नीलू। हम एक कहानी पढ़ेंगे। मनुष्य जिसके साथ रहता है उससे प्रेम व अपनत्व को हो जाना स्वाभाविक है, चाहे कोई इंसान हो या पशु पक्षी। यदि हम पशु पक्षियों से प्रेम करें तो वह भी सदस्य तथा सद्यता तथा समझदारी का परिचय देते हैं। लेखिका महादेवी वर्मा ने इस पाठ में नीलू की माँ लूसी से जुड़े अपने अनुभवों की तथा नीलू की सहजता, समझदारी तथा विवेकशीलता को अत्यंत सरल तथा सजीव रूप में चित्रित किया है। जीव मात्र के प्रति दया की भावना का विकास करना ही इस पाठ का मूल उद्देश्य है। तो बच्चों, जब हम किसी, चाहे वो मनुष्य हो, जीव हो, कुछ भी हो, अगर हम उनके साथ ज्यादा समय बिताते तो हमें उनसे प्रेम हो ही जाता है। प्रेम के साथ साथ हमें उनके बारे में चिंता होती है, सब होती है। तो आज हम इस पाठ्य में उसी बारे में पढ़ेंगे। एक देश की महानता और नैतिक प्रगति को इस बात से आंका जा सकता है कि वहां जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। सबसे पहले ये चीज जो है ये महात्मा गांधी ने कही है। महात्मा गांधी ने क्या कही है कि एक देश की महानता और नैतिकता उसी से पता चल सकती है कि वहां पे जो जानवर है उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो हम आगे पढ़ते हैं। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे। जो नीलू की कथा है वो उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि दोनों की अगर कहानी नहीं बताए तो एक दूसरे के बिना वो अपूर्ण रह जाती है। उसकी अल्सेशियन माँ लूसी के नाम से पुकारी जाती है। हिरनी के समान वेगवती सांचे में ढली हुई दे, जिस पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली और छोटी आंखें, सजन खड़े कान और संघ्न रोएदार तथा पिछले पैरों के ढकनों को छूने वाली पूंछ, सब कुछ उसे राजसी विशेषता देते थे। थी भी वह सामान्य कुत्तों से भिन्न। अब यहाँ पर जो उनकी डॉग था, यानी जो अल्सेशियन माँ, उसकी जो अल्सेशियन माँ थी नीलू की, वो लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। हिरनी के समान तो वेगवती थी, सांचे में डली हुई देह थी उसकी, जिस पर काला आभास देने वाली भूरे पीले रोम और बुद्धिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आंखें, यानी उसकी आंख जो थी वो काली थी बट काफी छोटी थी। सजग खड़े कान और सघन, यानी जो उसके कान थे वे हमेशा खड़े रहते थे और सघन थे। रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली पूंछ, यानी इसकी पूंछ की विशेषता बताई है यहाँ पर। सब कुछ इसे राजसी विशेषता देती थे। थी भी तो वह सामान्य कुत्तों से भिन्न, यहाँ पे वो कहती है कि वो सामान्य कुत्तों से काफी भिन्न भी थी। उत्तरायण में जो पंगडे दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी, उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी जिससे आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। शीतकाल में यह रास्ता बर्फ से ढक जाता था, तब दुकान तक पहुंचने में असमर्थ उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने भेज देते थे। तो अब हमने क्या पढ़ा कि जो उत्तरायण में जो पगडी की दो पहाड़ियों के बीच एक मोटर मार्ग जाती है, वहां पर एक दुकान है जहां पे जितनी भी सामग्री चाहिए होती है, जितना आवश्यकता का सामान है वो मिल जाता है। लेकिन जब बर्फ पड़ती है तो इस रास्ते में चलना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, लूसी के गले में चद्दर या फिर पैसे बांधकर उसे भेज देते हैं और उससे सामान मंगा लेते हैं।
बर्फ में मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण वह सारी रुकावटों को पार कर दुकान तक पहुंच जाती। दुकानदार उसके गले से कपड़ा निकाल खोलकर रुपए सूची आदि लेने के उपरांत सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता था और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीली मार्ग पर पार करती हुई सकुशल लौट आती। किसी किसी दिन तो उसे कई बार आना जाना पड़ता था, पर लूसी को सामान मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं थी। तो यहाँ पर क्या होता था, जो दुकानदार था वो भी लूसी के पास से उसके गले में से पैसे निकाल के, कपड़ा निकाल के उसमें सामान बांध कर दे देता था। लेकिन कई लोग की वजह, भुलक्कड़पन की वजह से कभी लूसी को दिक्कत नहीं हुई, बट उसे कई बार काफी बार आना जाना करना पड़ता था। गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की दिशा में चल देती। एक दिन अधिक ऊंचाई पर उसे किसी वर्तीय गांव से बर्फ में भटकता हुआ एक भुटिया कुत्ता दुकान पर आ गया और लूसी से उसकी मैत्री हो गई। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके जब ऐसे लूसी आने जाने लगा, एक दिन एक और डॉग से यानी कुत्ते से उसकी दुकान के पास लूसी की मित्रता हो गई। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, किंतु उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठुठराने वाले परिवेश से जूझने लगा। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक जाने आने लगी थी। अब क्या हुआ, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड थी, जिसकी वजह से एक बच्चे की तो मृत्यु हो गई और दूसरा बच्चा ठिठुराता था। लेकिन फिर भी 4-5 दिन के बच्चे को छोड़ के लूसी दुकान पर सामान लेने जाती थी। एक संध्या के चुटपुटे में लूसी ऐसी गई कि फिर लौटी ही ना सकी। शीतकाल में घ्राण शक्ति के कुछ कठिन हो जाने के कारण कुत्ते लकड़बग्गे के आने की गंध पाने में असमर्थ रहते थे और उसके अनायास आहार बन जाते थे। लूसी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा तो कुछ जानता ही ना था। एक दिन पहले ही उसकी आंखें खुली थी, अतः मां से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगा। दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया जाता, पर रजाई में भी वह मां के पेट की उष्णता खोजता और ना पाने पर रोता चिल्लाता रहता। अंत में हमने उसे कोमल ऊन और अधबुने स्वेटर की डालियों में रख दिया, जहां वह मां के समीप सुख के भ्रम में सो गया। डलिया में वह ऊन की गेंद जैसे ही लगता था। जब हम प्रयाग लौटे तो उसे भी साथ लाना पड़ा। तो अब क्या हुआ, अब लूसी, एक बार ऐसा हुआ कि लूसी सामान लेने गया लेकिन वापस ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि ठंड की वजह से उनको लकड़बग्गी की गंध नहीं आती थी, जिस वजह से वो उनका शिकार हो गया, लूसी की मृत्यु हो गई। सब लोगों ने बड़ा दुख बनाया उसकी मृत्यु का, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा दुख बनाना चाहिए था उसने नहीं बनाया, क्योंकि उसे माँ का एहसास ही नहीं था। उसे आँख खोले सिर्फ एक दिन ही हुआ था। जैसे तैसे ऊन का कपड़ा बना के माँ का एहसास देके उसे सर्दी से बचाया जाता। अब जैसे जैसे वह भी प्रयाग को लौटे, वह उस बच्चे को भी अपने साथ लेकर लौटे। बड़े होने पर रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के मिलन से जो रंग बना था वह एक विशेष प्रकार का धूप छारी हो गया था। धूप पड़ने पर एक रंग की झलक मिलती थी, छांव में दूसरे रंग की और दिए के उजाले में तीसरे रंग की। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। सिर ऊपर की और अन्य कुत्तों के सर से बड़ा और चौड़ा था और लंबोतरा पर सुडोल। तो अब हमने क्या पढ़ा, अब जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ उसमें कई रंग थे, पीले और काले रंगों के मिलन से का जो रंग बना था, अब वो विशेष प्रकार का धूप छारी हो गया था। कैसे कैसे बताया, धूप पड़ने पर उसकी रंग की झलक मिलती थी, छाव में दूसरे रंग की झलक मिलती थी और दिए के उजाले में तीसरे रंग की झलक मिलती थी। कानों की जो उसकी चौड़ाई थी वो और नुकीलेपन था, वो कुछ नवीनता थी। सिर ऊपर की और अन्य कुत्तों से सिर से बड़ा और
चौड़ा और लंबोतरा और सुड़ैल था। इस तरीके से उन्होंने इस कुत्ते की विशेषताएं बताई। कुछ अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन रोमों से युक्त पर ऊपर की और मुंडी कुंडीदार थी, और अलिएशियन कुत्ते के पैरों के समान लंबे पर पंजे भूटे के समान मजबूत, चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। उन गोल और काली कौर वाली आंखों की रंग शहद के रंग के समान था, जो धूप में सुनहला हो जाता था और छाए में जमे हुए मधु सा पारदर्शी लगता था। यहाँ पर ये पूरे उसमें उन्होंने कुत्ते की वो बताई, विशेषता बताई, किस तरीके से उसके अंदर क्या क्या खूबियां थी, कैसे उसके बड़े बड़े कान, सुंदर सी पूंछ, उसकी सुंदर आंखें, उसके भूटे के समान मजबूत और चौड़े चौड़े नाखून, ये सारी विशेषता बताई इन्होंने कुत्ते की। आकृति की विशेषता के साथ उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार भी वह एक छलांग में पार कर लेता था। रात्रि में उसका एक बार भौंकना भी वातावरण की स्तब्धता को कांपित कर देता था। अब आगे क्या बताया कि उसके लुक्स के अलावा, यानी उसके देखने के अलावा भी उसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि उसका बल, उसका स्वभाव। रात्रि में अगर वो एक बार भौंक देता था तो सब कांप जाते थे। मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले हैं, किंतु कुत्ते के दैन्य से रहित और उसके लिए अभेद द्रव से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा है। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाए तो वह उसकी ओर देखता तक नहीं था। खाना तो दूर की बात थी, यदि उसे किसी बात पर छिड़क भी दिया जाता था तो बिना मनाए हुए मेरे सामने ना आता था। तो वो आगे क्या कहता है कि मैंने बहुत कुत्ते पाले और देखे हैं, बट इस जैसा नहीं देखा। अगर हम इसकी तरफ खाना फेंक कर देते तो ये खाता भी नहीं था और इसकी तरफ देखता भी नहीं था, और तो और अगर हम इसे डांट दे तो ये हमारे को बिना मनाए हमारे पास आता भी नहीं था। विगत 12 वर्षों से उसका बैठने का स्थान मेरे घर का बाहरी बरामद ही था, जिसकी ऊपरी सीढ़ी पर बैठकर वह प्रत्येक आने जाने वाले का निरीक्षण करता रहता था। मुझसे मिलने वालों में वह प्राय सबको पहचानता था। किसी विशेष परिचित का आया हुआ देखकर वह धीरे धीरे भीतर आकर मेरे कमरे के दरवाजे में खड़ा हो जाता। तो अब वो क्या कह रहा है कि पिछले 12 वर्षों में जो ये डॉग है ये कहीं नहीं गया, वो उसके घर के बाहर खड़ा होता। कोई भी आता जाता सबसे पहले ये उसे सूंघता, उसका परीक्षित करता, और कोई जान पहचान आता तो ये उसके बराबर में आके खड़ा हो जाता था। उसका इस प्रकार आना ही मेरे लिए किसी मित्र की उपस्थिति की सूचना थी। मुझसे आ रही हूं सुनने के उपरांत वह पुनः बाहर अपने निश्चित स्थान पर जा बैठता था। कुत्ते भाषा नहीं जानते, केवल ध्वनि पहचानते हैं। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तार और गहरा था कि उसे कुछ कहना भाषा जानने वाले मनुष्य से बात करने के समान हो जाता था। वो कहता है अब कुत्ते भाषा तो नहीं जानते लेकिन वे ध्वनि पहचानते हैं, और जो नीलू की ध्वनि और ज्ञान था वह उसे कुछ बोलने की जरूरत थी, वह मनुष्य की ध्वनि पहचान लेता था। वह जैसे ही सुनता था आ रही है वह उसके उपरांत बाहर जाकर बैठ जाता था। बाहर या रास्ते में घूमते हुए यदि कोई उससे कह देता गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी नीलू, तो वह विद्युत गति से 4 दीवार कूदकर मेरे कमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता। फिर कोई काम नहीं है जाओ कहने से पहले वह मूर्तिवत एक स्थिति में खड़ा रहता। कभी कभी मैं किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी उपस्थिति जान ही नहीं पाती और उसे बहुत समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहना पड़ता। तो अब क्या होता, ये बताते कि अगर कोई से भी कह देना कि तुम्हें नीलू बुला रही है तो भक्कर उनके पास आके खड़ा हो जाता। कुछ काम होता नहीं होता वो उनके पास खड़ा रहता। कभी कभी वे अपने कार्य में इतनी मग्न हो जाती हैं कि उन्हें उसके आने का पता ही नहीं चलता और वो काफी देर तक वहां खड़ा रहता। हिंसक और क्रोधी बुटिए बाप और आखिर प्रिय अल्सेशियन मां से जन्म पाकर भी उसने हिंसा प्रवृत्ति का कोई चिन्ह नहीं था।
13 वर्ष के जीवन में भी उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते या उसे मारते नहीं देखा गया। उसका यह स्वभाव मेरे लिए ही नहीं, सब देखने वालों के लिए भी आश्चर्यचकित था। तो यहाँ पे सब कहते हैं कि जो उसकी ब्रीड थी, जो सब पे हमला करने वाली और लड़ने वाली थी, बट उसके बावजूद भी वह बड़ी शांतिपूर्ण था। 12-13 साल में उसने कभी किसी जानवर में झपट्टा नहीं मारा, जिसके लिए सब एकदम आश्चर्य रहते थे। मेरे बंगले के रोशनदानों में प्राय गौरिया तिनकों से घोंसला बना लेती थी। मुझे उनके प्रेम पूर्वक बनाए हुए घोंसले उजाड़ना अच्छा नहीं लगता था, अतः कालांतर से उसमें अंडों और पक्षी शावकों की सृष्टि बस जाती थी। तो अब क्या हुआ, अब वो ये बताती है कि उनके जो बंगले रोशनदान है उसमें कई चिड़िया घर बना देती थी, जिसको उन्हें तोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कुछ कुछ अंकुर जैसे पंख निकलते ही वह पक्षी शावक उड़ने के असफल प्रयास में रोशनदानों के बीच गिरने लगते थे। इन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। उसके भय से कोई भी कुत्ता बिल्ला उन नादान उड़ने गिरने वालों को हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाता था। कभी कभी बहुत छोटे छोटे पक्षी शावकों को पुनः घोंसले में रखवाने के लिए वह उन्हें हौले से मुख में दबाकर मेरे पास ले आता था। तब तो अब क्या हुआ, जब वो जो पंछी वहां पे घर बना लेते थे, उनके जो छोटे छोटे परिंदे थे वे कभी उड़ते और नीचे गिर जाते, लेकिन उनको बचाने के लिए जो ये डॉग था वो वही खड़े रहते कि दूसरे कुत्ते उसको खाना जो उन्हें हानि ना पहुंचाए। और तो और जब उससे भी छोटे छोटे वो गिर जाते और वो वापस नहीं जा पाते, तो वो उन्हें मुंह में दबा के अपनी माँ के पास ले जाता था। जब तक रोशनदान में सीढ़ी लगाकर मैं उस बच्चे को घोंसले में पहुंचाने की व्यवस्था ना कर लेती, तब तक वह या तो बड़ी कोमलता से उसे मुंह में दबाए खड़ा रहता, मेरे हाथ में देकर प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता रहता। तो वो कहते हैं कि जब तक मैं उस बच्चे को रख नहीं देती सीढ़ी निकाल के, या तो उसको अपने मुंह में बड़े धैर्य से दबाए रखता या मेरे हाथ में पकड़ा के वही बैठा रहता। सवेरे नियमानुसार जब मैं मोर खरगोश आदि को दाना देने निकलती, तब वह चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात मुझे दरवाजे पर ही मिलता और मेरे साथ साथ ही घूमता। पक्षियों के कक्ष में 2 फुट ऊंची दीवार पर जाली लगी हुई थी। नीलू दीवार पर दोनों पंजे रखकर खड़ा हो जाता और अपने गोल गोल आंखें घुमाकर प्रत्येक कक्ष में और उसमें रहने वालों की निरीक्षण करता था। अब जैसे ही वो नीलू जाती थी और सारे खरगोश वगैरह को खाना खिलाकर आती थी, वह उनकी प्रतीक्षा करता। जो 2 फुट दीवार बनी हुई थी उसके ऊपर पंजे लगाकर जो बाकी सारे जानवर था उनके निरीक्षण करता। सबके सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर लॉन में और सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठकर पहरेदारी का कार्य करता। रात में कई कई बार वह पूरे कंपाउंड की और पशु पक्षी के घर को चक्कर लगाता रहता। अब जो लूसी था वो सबका बहुत ध्यान रखता, रात में भी और दिन में भी, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। खरगोश धरती के भीतर सुरंग जैसे लंबे दोनों और द्वार वाले बिल खोद लेते हैं। एक रात मेरे खरगोश बिल खोदते खोदते पड़ोस के दूसरे कंपाउंड में जा निकले। उनमें से कई जो इस अभियान में अगुआ थे चंगली बिल्ली द्वारा मार दिए गए, अतः एक के पीछे एक निकलते हुए खरगोशों में सभी को बिल्ली का आहार बन जाना पड़ता। किंतु उनके सौभाग्य से नीलू ने संभवतः पत्तियों की सराहट से सजन होकर चार दीवारी के पार देखा होगा और उनमें उसने खरगोशों के संकट को पहचान लिया होगा। उसके कूड़दार दूसरी ओर पहुंचने की बिल्ला तो भाग गया, परंतु खरगोशों को बाहर निकालने से रोकने के लिए वह रात भर ओस से भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। अब क्या हुआ, जो खरगोश होते हैं वह खोद के एक सुरंग बना लेते हैं। इसी तरह इनकी खरगोशों ने भी सुरंग बना ली और वह पड़ोस के घर पे पहुंच गया। अब वहां पे जो कुत्ते थे बिल्ले थे उन्होंने उसे खा जाते। एक दिन लूसी को पता चल गया इस बारे में और वह खरगोश को बचाने के लिए वहां पहुंच गया। उन्होंने खरगोश को उस वक्त तो बचा लिया, लेकिन पूरी रात वहां खड़ा रहा ताकि और खरगोश उसके अंदर घुस के ना मरे। तो वह पूरी रात इतनी ठंड में ओस से भीगता हुआ बाहर खड़ा रहा।
यह परोपकार नीलू के लिए बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि उसे सर्दी लगने से न्यूमोनिया हो गया और कई दिनों तक इंजेक्शन दवा आदि का कष्ट झेलना पड़ा। वैसे वह शांत भाव से कड़वी दवा भी पी लेता था और सुई भी लगवा लेता था। एक बार मोटर दुर्घटना में घायल हो मुझे मार्ग से ही अस्पताल जाना पड़ा। तब संध्या तक मेरी प्रतीक्षा करने और कपड़े, चादर, कंबल आदि सामान अस्पताल ले जाने वालों की हड़बड़ी देखकर उसे ना जाने कैसे सब पता लग गया। बस सब उसकी उदासी देखकर हैरान थे। जब 3 तक उसने ना कुछ खाया ना पिया, तब डॉक्टर से की अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। मुझे अच्छी तरह चारों ओर घूमकर देखने के बाद वह मेरे सामने ही जमीन पर बैठ गया। अब क्या हुआ, क्योंकि लूसी ठंड में बाहर बैठा रहा, जिसकी वजह से उसे निमोनिया हो गई। काफी उसको दवाइयाँ खा ली, उसने कड़वी दवाइयाँ टाइम से खा लिया। एक दिन क्या हुआ, जो उसकी माता थी यानी जो उन्हें पालती थी, उनका एक्सीडेंट हो गया। अब दूसरे को हड़बड़ी में चद्दर, चार ये सब ले जाते हुए समझ गया। उसने ना कुछ खाया ना पिया जब तक वो उनसे नहीं मिला। फिर हॉस्पिटल में जैसे तैसे उसे लेकर जाया गया। वो उसके चारों ओर घूमकर वो उसके पास जमीन पर बैठ गया। तब से हर दूसरे दिन अस्पताल ना ले जाने वह आरंभ कर देता। इसलिए अस्पताल में भी वह नियमित रूप से मिलने आने वालों में गिना जाने लगा तथा डॉक्टर, नर्स सभी से परिचित हो गया। नीलू को 14 वर्षों का जीवन मिला था और जन्म से मृत्यु के क्षण तक वह मेरे पास ही रहा। मेरे पास अनेक जीव जंतु है, परंतु जिसके बुरा मन जाने की मुझे चिंता हो ऐसा अब कोई नहीं है। वो कहती है कि अब अस्पताल में नीलू का आना जाने लगा रहा। अगर उसे नहीं ले जाने लगी तो वो अनशन पे बैठ जाता था। नीलू को 14 वर्ष का जीवन मिला था और तो और मेरे पास बहुत सारे जीव जंतु रहे, लेकिन किसी के गुस्सा हो जाने का जो मुझे दुख और डर था वो अब किसी के लिए नहीं होता था। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।